हेलो स्टूडेंट, मैं जी सर स्वागत करता हूं आपका एमएच वर्स की ऑनलाइन क्लासेज में। अब से हमारे साथ अशोक जी सर जुड़ गए हैं जो कि 10वीं के लिए मैथ की तैयारी करवाएंगे। ये जो श्रृंखला मैथ के लिए चालू होगी ये उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिनकी एग्ज़ाम 30 जून को लगने वाली है। यह परीक्षा उन विद्यार्थियों की है जिनकी मैथ की और एसएसटी की परीक्षाएं मार्च के महीने में निरस्त कर दी गई थी लॉकडाउन के चलते। तो उनके लिए हमने जो है ये नई श्रृंखला तैयार की है जिसमें मैथ का क्विक रिवीजन करवाया जाएगा। तो इसमें प्रत्येक तरीके के एक एक सवाल, दो सवाल जो है तैयार करवाए जाएंगे। तो अब अशोक जी सर आपको वैदिक गणित जो कि मैथ की पहली प्रश्नावली है उससे प्रारंभ करते हुए लगभग अंतिम प्रश्नावली तक जो है पढ़ाएंगे। तो ये क्विक रिवीजन के रूप में चलाई गई श्रृंखला है, तो यह बहुत ही तीव्रता से चलेगी और इसके वीडियो जो है बहुत ही तीव्रता से अपलोड होंगे। तो आप इसको अच्छी तरह से देखें और रिवीजन का आनंद लें और आपको आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे 10th क्लास के अंदर जो मैथ है उसका पहला चैप्टर वैदिक गणित। वैदिक गणित जो है हमारे 4 नंबर की प्रश्नावली है पूरी। इन 4 नंबरों में एक नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं और एक आता है 2 नंबर का क्वेश्चन। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक नंबर के जो 10 क्वेश्चन है उनमें से 2 क्वेश्चन तो अपने वैदिक गणित के ही हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो इस बार अपने क्या हुआ कि पिछले साल तो बहुत ज्यादा बड़ी थी ये वैदिक गणित, लेकिन इस साल क्या है इसको छोटा कर दिया। तो इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, योग है, घटाव है, गुणा, भाग और इस गुणा के अंदर वर्ग और घन, ये 2 चीज और ऐड हो जाती है। यानी कि अपने इस वैदिक गणित के अंदर ज्यादा टॉपिक नहीं है, ये लगभग सारे टॉपिक हो गए। और इसके अलावा एक और है बीज गणित। ठीक है, तो इसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है गुणा, वर्ग और घन, क्योंकि इन्हीं के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके लिए या तो आता है विभाग में से आ जाता है या आ जाता है बीज गणित में से। बीज गणित का जो सवाल है वो 1 नंबर में भी कभी कभी आ जाते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले योग के पहले क्वेश्चन में अपन ये देखते हैं कि इसके अंदर 2 तरह से अपन इन सवालों को कर सकते हैं। पहले के अंदर अपन आधार मानते हैं 100, पहले जो भाग है उसके लिए आधार मानते हैं 100, और दूसरे भाग के अंदर या फिर कहें दूसरे तरीके के अंदर अपन आधार मानते हैं 10। ज्यादा जो इजी होता है वो होता है आधार अगर अपन 10 माने, क्योंकि 10 मानने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, केवल एक अंक ही जोड़ने पड़ेंगे। जबकि अगर अपन आधार 100 मान के करते हैं तो अपन को 2 अंक एक साथ जोड़ने पड़ेंगे। अगर 2 अंक अपन एक साथ जोड़ते हैं तो जोड़ने में हमारे से गलती हो सकती है, लेकिन अगर हम एक अंक जोड़ते हैं बड़ी आसानी से और बड़ी सरलता से जोड़ सकते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है कि शुरू के 2 अंक अगर अपन जोड़े और अगर वो 10 से ऊपर चले जाते हैं, या फिर कितने भी अंक जोड़ो धीरे धीरे एक करके, अगर वो 10 से ऊपर चले जाते हैं तो वहीं पे अपन को क्या करना पड़ेगा, एक एकाधिकैन चिन्ह लगाना पड़ेगा जो कि उसके सामने वाली संख्या में होगा। अब ये चिन्ह क्या है, एकाधिकैन चिन्ह का मतलब है अगर 5 के ऊपर एकाधिकैन चिन्ह लग रहा है यानी कि 5 न गिन के अपन इसको गिनेंगे 6। एकाधिकैन का जो साइन होता है वो एक बिंदु होता है। तो देखो अब ये 5 ना होकर क्या होगा 6, लिखा इसको 5 जाएगा लेकिन इसको अपन गिनेंगे तब इसको 6 गिनेंगे। ये कब करना है, जब भी संख्याओं को जोड़ने पर ये 10 से ज्यादा हो जाती है तो अपन को उसके सामने वाली अंक के ऊपर एक एकाधिकैन चिन्ह लगा देना है और साथ में उसमें से 10 माइनस कर देना। जैसे यहां शुरू के 2 अंकों को जोड़े यानी अपन जोड़े 4 और 9 को, तो अपने होते हैं 13 जो कि 10 से ज्यादा है। अब 10 से ज्यादा हो गया, इसका मतलब यह है कि 10 से ज्यादा कहां हुआ, जब 9 को 4 में जोड़ा तो 9 के आगे वाली संख्या पे अपन लगा देंगे एकाधिकैन चिन्ह। और जोड़ने पे आए थे अपने 13, तो इस 13 में से घटा देंगे अपन 10, बाकी अब बचेगा 3। इस 3 को अपन को जोड़ना है आगे वाले अंकों के अंदर। तो यहां तक तो अपने 13 हो गए थे, 13 में से 3 बच गए, एकाधिकैन चिन्ह लगा दिया। अब 3 को जोड़ेंगे इससे आगे वाली संख्या में, अंक में। तो 3 को अगर मैं 2 में जोड़ूंगा तो 5 होगा, 10 से ज्यादा नहीं है, इसका मतलब हमको आगे और जोड़ना पड़ेगा। तो 5 और 5 के अंदर अब 7 जोड़ेंगे तो होता है 12, जो कि क्या है 10 से ज्यादा है, इसलिए एकाधिकैन चिन्ह लगेगा। क्योंकि 7 पे आने पे हुआ है 12, तो एकाधिकैन चिन्ह लगेगा 7 के बिल्कुल सामने वाली संख्या है। और अब 12 है, 12 में से अपन वापिस क्या घटाएंगे, 10 घटाएंगे तो अपने बचेगा 2। आगे नीचे कोई अंक नहीं है इसलिए अपन आगे जोड़ेंगे नहीं और इस 2 को यहां ऐसे कैसे लिख देंगे। अब वापिस क्या करते हैं, इन अंकों को जोड़ दिया तो आगे वाले अंकों को जोड़ते हैं।
3 और ये 5 ना गिन के इसको गिनेंगे 6, तो ये हो गया 6 और 3 9, 10 से ज्यादा नहीं है, इसका मतलब अपन को आगे और जोड़ना है। 9 को अंदर अगर 3 जोड़ते हैं तो 9 और 3 होते हैं 12, 12 का मतलब 10 से ज्यादा हो गया तो एक आधी का चिन्ह लगा देंगे यहाँ पर। अब 12 के अंदर 10 घटाएंगे इस तरह से तो वापस 2 आ जाएगा, उस 2 को अपन को क्या करना है अगली वाले अंक के अंदर जोड़ना है। 5 के ऊपर एक आधी का चिन्ह लग, सॉरी 4 के ऊपर एक आधी का चिन्ह लग रहा है यानी कि यह है 5, और 5 के अंदर अपन को क्या जोड़ना है 2, तो 5 और 2 कितने होते हैं 7, जो कि अपने यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब आगे जोड़ते हैं, 5 और 4 9 हो गए, तो यानी 10 से ज्यादा नहीं है तो आगे और जोड़ते हैं। अब देखो ये 9 ना होके इसको हम पर गिनेंगे 10, क्योंकि 9 के ऊपर क्या लग रहा है एक आधी का चिन्ह लग रहा है, यानी कि 10 के अंदर अगर 9 जोड़ते हैं तो होते हैं 19, जो कि किससे ज्यादा हो गया 10 से ज्यादा हो गया। अब 10 से ज्यादा हो गया इसलिए अपन क्या करेंगे 19 में से 10 को तो घटा देंगे, और यहां हुआ है इसलिए एक आधी का चिन्ह लगाएंगे 1 के ऊपर। अब इसको 10 अगर घटाते हैं तो अपने पास बचते हैं 9 को जोड़ेंगे अगले अंक के अंदर, तो 9 और 5 अगर अपन जोड़े तो 14 होते हैं, तो 14 का आएगा 4, और 14 में से अगर 10 घटा देते हैं तो 4 बच जाता है, इसलिए अपन यहाँ 4 लिख दिया और एक आधी का चिन्ह लगा देंगे यहाँ पे, क्योंकि 10 से ज्यादा अपनी संख्या हो गई थी। आगे वाले अंकों को और जोड़ते हैं, 7 और 2 9 हो गए, 9 और 2 11 होंगे। अब 11 का मतलब ये है कि यहाँ पे एक आधी का चिन्ह लगाएंगे, एक आधी का हवा में तो लगाना नहीं है, इसलिए अपन लगाएंगे किसके ऊपर 0 के ऊपर। अब एक आधी का चिन्ह लगाने के बाद में 7 और 2 9 और 2 कितने हो गए थे 11 हो गए थे, 11 में से 10 घटाएंगे तो अपने पास 1 बचेगा, उस 1 को जोड़ेंगे अगली संख्या के अंदर, जो कि ये कितनी है 7 है, 6 ना होके ये क्या है 7, तो 7 के अंदर 1 जोड़ने पे हो जाएंगे 8, उसको यहाँ लिख देंगे। 0 के ऊपर एक अधिक यानी 0 से 1 अधिक क्या होता है 1 होता है, उसको ऐसे कैसे लिख देते हैं। इस तरह से अपन को क्या करना है योग करना है। योग के अंदर कभी भी विधि का नाम नहीं बताएगा, वो डायरेक्ट कहेगा कि वैदिक विधि से जोड़िए। वैसे जहां तक ये सवाल बोर्ड के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि इतना इजी सवाल वो पूछता नहीं है। अपने जो इम्पोर्टेंट है वो है गुणा और भाग। ठीक है, चलो आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन घटाओ देखते हैं स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे अब घटाना और विकलन। देखो घटाना बहुत कॉमन शब्द है, तो अपने जो क्वेश्चन में आएगा, जो पेपर में आ सकता है वो विकलन में आ सकता है, विकलन कीजिए। अब विकलन जो है या घटाना जो है वो 2 विधियों से होता है, एक न्यूनन पूर्णन और एकाधिकन पूर्णन, इन 2 विधियों से होता है। दोनों में एक थोड़ा सा अंतर है, एकाधिकन का मतलब एक अधिक हो गया, एक न्यूनन का मतलब एक कम हो गया। ये जो दोनों ही विधियां हैं वो मित्र अंक के ऊपर आधारित है, मित्र अंक। अब देखो दोस्तों, मित्र अंक हम उन्हें कहेंगे जिन 2 अंकों का योग 10 होता है। जैसे कि 7 को अगर 3 में जोड़ते हैं तो अपन को पता है 7 और 3 कितने होते हैं 10 होते हैं, यानी कि 7 का जो मित्र अंक है वो 3 कहलाएगा और 3 का मित्र अंक कहलाएगा 7। अगर हम बात करें 8 की और 2 की, तो दोनों को जोड़ने पे 10 होता है, इसलिए अपन 8 का मित्र अंक बोलेंगे 2 को, और 2 का मित्र अंक होगा 8। एक दूसरे का बोलेंगे, ये कहेंगे एक दूसरे के ये क्या होते हैं मित्र होते हैं, जिनका योग क्या होगा 10 होगा। अब इस मित्र अंक का उपयोग अपन को तभी करना है जब हम साधा नहीं घटा सकते। जैसे कि अपन को पता है कि 7 के में से अगर 2 घटाते हैं, बड़ा बच्चा भी बता देगा अपन को, 7 में से 2 घटेंगे कितने बचेंगे 5 बचेंगे। अगर कंडीशन ये आ जाए उल्टा करना पड़े कि 2 में से 7 को घटाना है, अगर ये स्थिति अपने कहा है क्वेश्चन के अंदर है, तब अपन को क्या करना है मित्र अंक का उपयोग करना है। और जब जब अपन मित्र अंक का उपयोग करेंगे तब तब या तो एकाधिकन चिन्ह का उपयोग करेंगे या फिर एक न्यूनन चिन्ह का उपयोग करेंगे। अपन यहाँ जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एकाधिकन पूर्णन, क्योंकि ज्यादा इजी है, और ज्यादा अगर दोनों याद करोगे तो देखो भूल जाओगे, मिक्स हो जाएंगे। इसलिए अपन को क्या करनी है केवल एक ही विधि देखनी है और एक ही विधि अपन को याद करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो 6 में से 7 नहीं घटते, नहीं घटा नहीं सकते, तो अपन को क्या करना पड़ेगा मित्र अंक का उपयोग करना पड़ेगा। मित्र अंक जो है वो उपयोग में लेंगे अपन नीचे वाली संख्या, यानी कि अपन 7 का मित्र अंक देखेंगे कि मित्र अंक 7 का कितना होता है, तो अपन ने बताया कि 3 होता है। उस 3 को क्या करना है ऊपर वाली संख्या के अंदर जोड़ देना है। तो अगर 6 के अंदर मैं 3 जोड़ूंगा तो अपने पास कितने आएंगे 9 आ जाएंगे। 9 को कहाँ लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि मैंने यहाँ किसका उपयोग किया मित्र अंक का उपयोग किया, यानी एकाधिकन चिन्ह लगाऊंगा जो कि कहाँ लगेगा 7 के सामने वाली संख्या, या कहें कि नीचे वाली संख्या में ये सब होगा। अब ये 6 ना होके क्या होगा 7। अब इस 7 के अंदर 5 में से 7 घटते नहीं है, वही ये वाली दिक्कत आ गई, तो वापिस अपन को क्या करना पड़ेगा मित्र अंक का उपयोग करना पड़ेगा। 7 क्योंकि ये 6 नहीं है, 6 के ऊपर एकाधिकन चिन्ह लग गया, इसका मतलब ये कितना है 7, और 7 का जो मित्र है वो कौन है 3। 3 को क्या करेंगे ऊपर वाली संख्या में जोड़ दें,
तो 5 में अगर 3 को जोड़ते हैं तो अपने पास आएगा 8, क्योंकि मैंने यहाँ किसका उपयोग कर लिया, मित्रांक का। मित्रांक का मैंने उपयोग कर लिया तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा एकाधिक चिन्ह। अभी 4 नहीं होके क्या हो गया, 5 हो गया। 3 में से 5 घटते हैं क्या, नहीं घटते, तो इसका मतलब अपन को वापस क्या करना पड़ेगा, मित्रांक का उपयोग करना पड़ेगा। 5 का मित्रांक कौन होगा, 5 का मित्रांक 5 ही होता है, क्योंकि 5 है 5 कितने हो गए 10, तो 5 का मित्रांक 5 हो गया। अब 5 को अपन को जोड़ना है ऊपर वाली संख्या के अंदर, यानी कि 5 के अंदर अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। 5 के अंदर 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ किसका उपयोग किया है, मित्रांक का। तो मेरे को पास एकाधिक चिन्ह होना चाहिए। 0 के ऊपर में एकाधिक चिन्ह लगा दिया, अभी 0 ना होके क्या हो गया, 1। अब देखिए कि 8 में से अपन को घटाना 1, बच्चा भी घटा लेगा, तो 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 7। आगे वाले, क्योंकि मैंने यहाँ मित्रांक का उपयोग नहीं किया, इसका मतलब मेरे को एकाधिक चिन्ह अब नहीं लगाना है। 9 में से 7 घटा लेंगे आराम से, तो 9 में से 7 अगर घटते हैं तो कितने बचेंगे, 2। इस तरह से हमारे क्या हो गया, कौन सी विधि है, व्यकलन है। व्यकलन में कौन सी विधि है, एकाधिक पूर्णन विधि, जो कि किस पे आधारित है, मित्रांक के ऊपर आधारित है। ठीक है, अब देखो एक न्यूनन विधि में कुछ नहीं होता, ये जो चिन्ह मैंने यहाँ लगाया ये चिन्ह यहीं पे लगाना है, लेकिन अब की बार क्या गिनते हैं, 5 के ऊपर अपन एक न्यूनन चिन्ह गिनते हैं, इसका मतलब 5 को अपन क्या बोल देते हैं, कम कर देते हैं तो वो 4 हो जाएगा। यानी विधि सेम है, वही विधि है, इसी तरह से लिखना होता है, बस ऊपर वाले में घटा लो या नीचे वाले में जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाद में अपन को दोनों को जोड़ना होता है। तो अब देखते हैं अगले सवाल, चलो अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स अगला सवाल। अगले सवाल में देखेंगे अपन गुणा करना। गुणा करने की 4 विधियां। पहली है एक न्यूनन पूर्णांक विधि, दूसरी विधि का नाम है एकाधिक पूर्णांक विधि, तीसरी विधि है औदत्रिक विधि है, इसको द्वंद्व भी बोलते हैं, द्वंद्व योग विधि। चौथी है वो है सूत्र निकलन। अपने जो इम्पोर्टेंट, ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो एक तो एकाधिक पूर्णांक विधि है और दूसरी निकलन विधि, क्योंकि इस विधि के द्वारा अपन वर्ग और घन दोनों ज्ञात कर सकते हैं। क्या, वर्ग और घन, और इस प्रश्नावली के अंदर वर्ग और घन के सवाल भी आते हैं। चलो अब देखते हैं, पहली जो विधि है वो है एक न्यूनन पूर्णांक विधि। इस विधि का जो खासियत है, विशेषता ये है कि इसके अंदर एक जो संख्या होगी उसके अंदर केवल 9 अंक ही दिखेंगे अपन को। यानी जैसे 46 गुणा 99, तो एक संख्या जो है 99, इसके अंदर केवल क्या है, 9। ये केवल कौन सी विधि में करना है, एक न्यूनन पूर्णांक विधि की खासियत होगी कि इस सवाल के अंदर हमेशा 9 वाली एक संख्या तो होगी। जैसे कि नीचे वाली अगर संख्या देखें तो इसके अंदर 999 क्या है, एक ऐसी संख्या है जिसके अंदर केवल क्या है, 9 है। तो ऐसे सवालों को कौन सी विधि से, एक न्यूनन पूर्णांक विधि से बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। और देखो इस विधि में क्या होता है, 2 भाग होते हैं। पहले भाग के अंदर जो हमारी बिना 9 वाली संख्या है, यानी कि जैसे 46 है, तो इस 46 में से 1 घटा देना है। पहली संख्या में से 1 घटा देना, और 1 घटाने पे जो भी आएगा उसको क्या करना है, दूसरी संख्या में से घटा देना। यानी 99 में से मेरे को क्या घटाना है, 46 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा, 45। तो 99 में से हमको घटाना है 45। अब यहाँ पे जो भी संख्या आएगी इसमें से ये घटेगा, कितना आएगा, 1 घटा तो आया 45। यहाँ देखें तो यहाँ अगर 99 में से 45 घटाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 54 बचेंगे, 54। ठीक है, अब इन दोनों को एक साथ लिख दो, 45 54, ये हमारा फाइनली क्या है, आंसर है। इसी तरह से इस सवाल को देखते हैं, क्या किया था अपन ने, पहली जो संख्या है उसमें से 1 घटाया था, इसमें से क्या करना है, 1 घटा देना है। दूसरे के अंदर जो 999 है, इसके अंदर से घटाने पे जो भी आएगा उसको इधर घटा देना है, माइनस कितना है ये 672। अपन को यहाँ क्या घटाना है, 671 घटा देना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 घटाने पे यहाँ पे आएगा 671, और दूसरा जो भाग होगा इसके अंदर अपन 999 में से घटाते हैं 671। 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 1 गया तो 8 बचा, 9 में से 7 घटा तो 2 बचा, 9 में से 6 घटा तो 3 बचा। इनको एक साथ लिख दो, 6 7 1 3 2 8, ये हमारा क्या है, फाइनली आंसर है। तो इस तरह से ये विधि बहुत इजी है। एक न्यूनन पूर्णांक, पहली संख्या में से 1 घटाना है, जो घटाने पे है उसको दूसरी संख्या में से घटा देना है, जो भी आए उसको एज इट इज लिखना है, कोई अंक इधर उधर नहीं करना। अब देखते हैं अगली विधि देखते हैं। अगली विधि के अंदर क्या है, एकाधिक पूर्णांक विधि। इस विधि की भी एक खासियत है, वो क्या कि जो शुरू के जो भी अंक होंगे, शुरू के
जो भी अंक होंगे उन दोनों का योग है या तो 10 होगा या 100 होगा या 1000 होगा। ठीक है, या तो 10 होगा उनका योग या 100 होगा या 1000 होगा। हो सकता है कि लास्ट के जो 2 अंक है, एक एक जो अंक है इनका योग 10 हो, 2 अंक अगर जोड़े तो कितना हो जाए, 100 हो जाए। अगर 3 अंक जोड़े तो 1000 हो जाए। यानी कि इनको जोड़ने पे ऐसी संख्या अपन को प्राप्त होगी, तभी हम इस विधि का उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। दूसरी इसकी खासियत ये होती है कि इसके जो इधर वाले जो अंक होते हैं, शुरू वाले जो अंक होते हैं, वो दोनों समान होंगे। यानी कि शुरू वाले दोनों अंक समान होंगे, बाकी के जो अंक बचेंगे उनका योगफल या तो 10 होगा या 100 होगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 56 गुणा 54। यहाँ देखे तो शुरू के दोनों अंक क्या है, 5 है, समान है, और बाद वाले अंकों का योग कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। यानी इस विधि के अंदर अपन क्या काम में ले सकते हैं, एकाधिकरण पूर्णांक सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। इसमें क्या करना होता है, जो सेम अंक है उसको पहले लिखेंगे और उससे एक अधिक को इससे गुणा कर देंगे। यानी 5 का एकाधिकरण क्या होगा, 6। 5 से एक ज्यादा 6, तो 5 गुणा हो गया 6। दूसरे भाग के अंदर क्या करते हैं, जिनका योग 10 या 100 या 1000 हो रहा है उनको आपस में गुणा कर देते हैं। यानी कि 6 को गुणा करेंगे 4 से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा हमको, 6 पंजे कितने हो गए, 30। और यहाँ क्या हो जाएगा, 6 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो कितने होंगे, 6 चौके 24। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 3024, या कहें 3024। ये हमारा क्या है, फाइनली आंसर है। इस तरह से यहाँ देखें कि शुरू के 2 अंक समान है, बाद के 2 अंकों का योगफल भी कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। यानी कि अपन मैं कह सकता हूं कि ये जो ज्ञात कर रहा हूं वो ज्ञात कर रहा हूं एक तरह से 55 का वर्ग। 55 का वर्ग। अब गुणा करते हैं। देखो पहले तो क्या करना है, पहले अंक लिखना है जो समान है। अब तुम कहोगे कि इसके अंदर तो सभी समान है, एक एक एग्जाम्पल देख लेंगे अलग। ठीक है, तो 5 हो गया, इसको गुणा करना है एकाधिकरण से, तो 6 हो गया। दूसरे भाग के अंदर जिनका योग 10 हो रहा है उनको आपस में गुणा करेंगे, यानी 5 गुणा 5 करेंगे। ये तो हो गया 25, और ये कितने हो जाएंगे, 6 पंजे 30। ठीक है, अब अगले सवाल के अंदर देखो अपन पढ़ रहे थे एकाधिकरण पूर्णांक विधि। इस विधि के अंदर मैंने ये बताया था कि शुरू के अंक क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, और बाद वाले अंकों का जो योगफल है वो 10, 100 या 1000 कुछ इस तरह से होना चाहिए। अब देखो इसी विधि का उपयोग मैं कर रहा हूँ वर्ग ज्ञात करने के अंदर। वर्ग में अगर देखें हम 45 हो गया, 65 हो गया, यानी जिनका इकाई अंक 5 होगा उनको आपस में जोड़ने पर हमको पता है कि कितना आएगा, हमेशा 10 होगा। यानी कि अपन उसका उपयोग कौन सी विधि में करेंगे, उनका वर्ग ज्ञात करने के लिए एकाधिकरण पूर्णांक विधि का उपयोग करेंगे। तो इस विधि में अपन ने ये देखा था कि जो संख्या है इसको देखो अपन इस तरह से लिख सकते हैं, 45 गुणा 45। जो अंक समान है यानी कि जिनका योग 10 नहीं है उसको तो ऐसे लिखते हैं, और इसके एक एकाधिकरण से इसको गुणा कर देते हैं। तो दूसरे भाग में जिनका योग 10 हो रहा है या 100 हो रहा है उनको आपस में गुणा करना है। 5 गुणा 5, ये कितने हो गया, 20, और यहाँ पे हो जाएगा 25, यानी 20 25 क्या हो गया, 45 का वर्ग हो गया। इसी तरह से अगर देखें 65 का वर्ग कैसे ज्ञात करना है, तो 65 के वर्ग के अंदर वही क्या करना है, 6 गुणा 6 से एक जगह कितना होगा, 7। अगले भाग में कौन गुणा होगा, 5 को 5 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का योगफल कितना हो रहा था, 10 हो रहा था, जैसे ऊपर किया है बिल्कुल वैसे। तो ये कितने हो गए, 42, और ये क्या हो जाएगा, 5 गुणा 5 25। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 4225। किसका वर्ग है ये, 65 का वर्ग है। अब देखते हैं अगले सवाल के अंदर क्या है, ऊर्ध्वत्रिक विधि है, इसके अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है कि कैसा सवाल भी हो, कोई सी भी संख्या आपस में गुणा होनी चाहिए। बस इसके अंदर एक चीज ये होने चाहिए कि दोनों संख्याओं के अंदर अंक समान होने चाहिए। यानी कि इसके अंदर अगर 3 अंक है तो इसमें भी 3 अंक ही होने चाहिए, इसमें अगर 2 अंक है तो उधर भी 2 अंक होने चाहिए, इधर अगर 4 अंक है तो उधर भी 4 अंक ही होने चाहिए। ऐसे सवाल ही अपन कौन सी विधि से कर सकते हैं, ऊर्ध्वत्रिक विधि से कर सकते हैं। इसके अंदर करना क्या होता है, पहले जो अंक है यहाँ 3 है तो पहला अंक यहाँ क्या है, 1, इनको आपस में ऊपर नीचे करना है। ठीक है, आगे के 2 अंक लेने, यानी कि अब की बार होगा 36, और 36 के साथ कौन आएगा, आगे के 2 अंक यहाँ है 14। ठीक है, 2 अंक ले लिया, अब लेंगे 3 अंक, यानी कि पूरा का पूरा आ जाएगा 362, और यहाँ आ जाएगा 143। अब देखो 1 अंक ले लिया, 2 अंक ले लिए, 3 अंक ले लिए। अब क्या करना है, पहले तो आगे से अंक लिए थे, अब पीछे से पीछे वालों को लेना है, यानी कि अब आगे वाले अंकों को छोड़ना है। तो यहाँ पे आएगा कितना, लास्ट के 2 अंक लेते हैं,
तो 62 और यहाँ पे कितना आएगा 43 और सबसे लास्ट में एक एक अंक यानी कि यहां से तो आएगा 2 और यहां से आएगा 3, 2 और 3। अब देखो हमेशा उभयतिरिक्त विधि में इसे तिरछा गुणा करना है, शुरू वाली सबसे लास्ट वाली से, उधर सबसे लास्ट वाली शुरू वाली से। तो यहाँ पे तो एक अंक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ऊपर वाली होगा नीचे वाली से गुणा, 3 एकम 3। ठीक है, दूसरे भाग में देखते हैं। यहाँ पे तिरछा गुणा हो सकता है, 3 गुणा होगा 4 से तो 6 गुणा होगा 1 से। 4 3 कितने होंगे 12 प्लस अगले अंक को इसके अंदर क्या करना है, जोड़ना है, 6 एकम 6। अगले भाग में देखें, यहाँ तिरछा गुणा कर सकते हैं अपन, 3 होगा 3 से गुणा तो 2 होगा 1 से गुणा, बीच वाले अगर बच गए तो इनको आपस में गुणा करना, यानी 6 गुणा होगा 4 से, 3 तिया 9 आएगा प्लस 2 एकम 2 आएगा प्लस अब बीच वाले अंक बच गए तो 6 गुणा 4 यानी कि 6 एकम से 6 दोबारा 6 तेरह 6 चौक 24 हो गया। अगले भाग के अंदर तिरछा गुणा आराम से कर सकते हैं, 6 तो होगा 3 से गुणा और 2 होगा 4 से गुणा। 6 को अगर 3 से गुणा करते हैं तो 6 एकम से 6 दोबारा 6 है 18 हो गए प्लस 4 दूने 8 हो गए। अब बचा क्या, केवल 2 और 3 यानी कि 2 आपस में गुणा हो जाएंगे, 2 गुणा 3 कितने हो गए 6। इन सभी को एक साथ लिख देते हैं। यहां तो आ गया 3, यहाँ पे कितना होगा 12 और 6 को अगर अपन जोड़े तो अपने पास होंगे 18। अगले भाग के अंदर जोड़े 24 2 26, 26 के अंदर अगर 9 जोड़ते हैं तो अपने पास में होते हैं 35। 18 के अंदर 8 जोड़े तो ये हो जाएंगे 26 और यहाँ पे 6 का 6 आ जाएगा। उल्टेक विधि के अंदर अपन को ये देखना है कि जितने भी भाग इसके अपन ने बांटे हैं उसके अंदर केवल एक एक अंक लिखना है, बाकी के अंक आगे वाली संख्याओं में ऐड हो जाएंगे, प्रमोट हो जाएंगे। यानी कि यहां से आएगा, डायरेक्ट अपन से लिख रहे हैं, यहां से आएगा सबसे पहले 6, यहाँ 2 अंक है, इसमें से एक अंक लिखना है 6, बाकी का जो एक अंक बचेगा उसको आगे वाले में जोड़ देंगे, यानी 5 के अंदर अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। 3 को क्या करना है वापिस 5, यहाँ पे एक अंक लिख लिया अपन ने, 3 जुड़ेगा आगे वाले में, यानी 8 और 3 अगर जोड़े तो कितने होंगे 11। 11 का 1 आ जाएगा, 1 जुड़ेगा इसके अंदर, यानी कि कितने होगा 1 और 1 2। इस 2 को कहाँ जोड़ेंगे आगे वाले के अंदर, तो 3 और 2 कितने हो गए 5। तो ये हमारा जो है वो क्या है। चलो देखो इस सवाल को हम क्या करेंगे, वापिस समझेंगे एक बार, क्योंकि मेरे को पता है ये लास्ट वाली लाइन अधिकतर समझ में ही नहीं आती, क्या कर दिया कैसे लिख दिया। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो संख्या थी उनको ऊपर लिखा आराम से, एक बार देख लो। इसके अंदर था 362, एक ही संख्या ले लेते, बाकी बाद में इसको एक साथ लिख लेंगे। पहले मैंने क्या किया, केवल एक अंक को यहाँ लिखा और उसके साथ में अगली संख्या का भी एक अंक लिख दिया। फिर क्या किया, इन दोनों अंक, ये 2 अंक लिखे शुरू के, और इन दोनों के साथ में अगली संख्या के 2 अंक लिख लिए। फिर मैंने तीसरे भाग में क्या किया, इन तीनों अंकों को लिखा, तो इधर से भी तीनों अंकों को लिख दिया। चौथे भाग के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ से 3 हटा दिया, आपकी बार केवल के लिए 62 लिए, यानी कि लास्ट के 2 अंक ले लिए, और उसके नीचे लास्ट की दूसरी संख्या के अंक ले लिए। लास्ट में क्या किया अपन ने, लास्ट का केवल 1 अंक लिया, तो इधर से भी क्या हो गया 1 अंक हो गया। अब देखो अपन को हमेशा क्या करना है, तिरछा गुणा करना है। पहले अंकों के अंदर देखें कि 3 और 1 है, तिरछा गुणा कहां से करूं, ये तो बेचारे बचे ही 1, 3 का गुणा केवल किससे हो सकता है 1 से हो सकता है, इसलिए अपन को 3 को 1 से ही गुणा किया। दूसरे भाग के अंदर अपन बात करें 36 और 14, इसके अंदर मैं तिरछा गुणा बड़े आराम से कर सकता हूँ, क्योंकि 3 सीधा गुणा होगा 4 से, तो 6 गुणा होगा 1 से, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इस बात का यहाँ ध्यान रखना है कि 3 को पहले 4 से गुणा करके फिर लिखना है। अब 3 अंकों को अगर अपन देखें, 3 अंकों में यानी कि 3 6 2 वो है 1 4 3, तो इसके अंदर मैंने क्या बताया, तिरछा गुणा करना है, सबसे शुरू वाली होगी सबसे लास्ट वाली से, यानी 3 को 3 से गुणा कर दिया, 2 को 1 से गुणा कर दिया, बीच में एक अंक बच गए तो वो आपस में गुणा हो जाएंगी, ये लो। ठीक है, अगर मान लो ये तो केवल क्या था 3 अंकों का था, अगर 4 अंकों का हो तो कैसे गुणा करें वो भी एक बार देख लेते हैं। मान लो ए बी सी डी 4 अंक हो गए, ए बी सी डी, ये हो गया ई एफ जी एच, 4 अंक हो गए ऊपर नीचे, सबसे शुरू वाला सबसे लास्ट वाले से, यहाँ पे सबसे लास्ट वाला सबसे शुरू वाले से, बीच में क्या बच गए 2। तिरछा गुणा कर सकता हूं मैं यहाँ पे भी, यानी कि ये वाला गुणा होगा जी से और जो सी है वो गुणा होगा एफ से, तिरछा गुणा हो गया, और बीच में कोई अंक बचे ही नहीं, यानी कि हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। अब देखो आगे वाले भाग में समझते हैं। 3 को 1 से गुणा किया था, 3 एकम 3 हो गया,
तिरछा गुणा किया, 4 3 12 और 6 कम 6 दोनों को आपस में जोड़ दिया। अगले भाग के अंदर अपन ने क्या किया, 3 को सबसे लास्ट वाली 3 से गुणा किया, 3 3 9, 2 1 कम 2 और सबसे बीच वाली को गुणा करेंगे तो 4 चौके 24, 6 चौक 24। फिर अगले में क्या किया, 6 को 3 से गुणा किया 18 आ गए, 2 को 4 से गुणा किया 8 आ गया, 2 को 3 से गुणा कर दिया 6 आ गया। देखो ये जो लास्ट वाली लाइन है ये तो सब निकाल ले गए, यहाँ तक तो बड़े आराम से कर लोगे। ये सबसे जो लास्ट वाली लाइन है इसको दो तरह से समझाऊंगा मैं। एक तरीका तो ये है कि अपन पीछे से लिखना स्टार्ट करें, सबसे पहले लिखेंगे 6, लिख दिया, फिर आगे वाले अंकों को क्या करेंगे, जो एक एक अंक है उसको छोड़ते चलेंगे। यानी अब जो 26 में लिखूंगा उसके ऊपर लिखना है, लेकिन एक अंक छोड़ दूंगा तो 26 कहाँ आएगा, यहाँ पे 6 के ऊपर नहीं लिखना। आगे है 35, अब ये वाला अंक आगे सबसे लास्ट में, तो इसके ऊपर अपन को 35 नहीं लिखना, अपन को लिखना है यहाँ पे 3 और 5, ठीक है। अब लिखना है 18, तो वही आखिरी अंक के ऊपर कुछ नहीं लिखना, तो यहाँ हो गया 18 और सबसे लास्ट में क्या है 3, एक अंक को छोड़ना है, यानी 8 के ऊपर कुछ नहीं लिखना, तो यहाँ लिखेंगे 3। अब सीधा सीधा एकदम जोड़ देंगे और उनको लिख देंगे। यहाँ पे क्या है, सबसे शुरू में 6, ये लिख दिया, यहाँ पे क्या है 6, 5 और 2 कितने हो गए 7, 3 और 8 कितने होते हैं 11, 11 का एक है, हाथ से लगेगी यहाँ पे, ठीक है। 3 के ऊपर एक है तो 3 और 1 4 और 1 कितने हो गए 5, 5 यहाँ लिख दिए। ये वाला बड़ा अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस तरह से भी हम देखो एक बार और देख लेते हैं, मैंने जैसे जोड़ा था वो इस तरह से जोड़ा था, 3 18 35 35 के बाद में 26 और यहाँ पे 6। देखो इसके अंदर मैंने बोला था कि क्या करना है आपको, केवल एक एक अंक ही रखना है। इस 6 को अगर मैं यहाँ रखूंगा तो यहाँ पे भी एक अंक 6 आएगा, 2 कहाँ जुड़ेगा अगले के अंदर, ठीक है। 2 अगले में जुड़ेगा तो 5 और 2 कितने हो गए 7, 3, इनको अभी एक जैसे के जैसे लिख लेते हैं। ये 6 हो गया, ये वाला 6 हो गया, यहाँ पे केवल क्या रहना चाहिए 7, बाकी का 3 कहाँ जाना चाहिए 8 के पास, 3 और 8 कितने हो गए 11, तो 11 का क्या आ गया 1 यहाँ जुड़ जाएगा, कितना होगा 1 और 1 2, 2 अगले में जुड़ जाएगा, 2 और 3 कितने हो गए 5। अब सभी में एक एक अंक आ गए। देखो इस लास्ट वाले में कितने भी अंक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी पीछे वाले के अंदर केवल एक एक अंक ही रहना चाहिए। तो अभी को एक साथ लिख लेते हैं, 5 1 7 6 6, ये हमारा फाइनली क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये जो लास्ट वाली लाइन से इस वाली लाइन है, तुम चाहो तो इस तरह से कर सकते हो, चाहो तो उस तरह से कर सकते हो, और चाहो तो डायरेक्ट अपन यहाँ ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब अगली विधि देखते हैं। चलो अब निखिलम विधि पढ़ते हैं। देखो निखिलम विधि जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर 2 संख्याओं का गुणा भी करते हैं, 3 संख्याओं का गुणा करते हैं, वर्ग भी इससे कर सकते हैं, घन भी इससे कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर कुछ ज्यादा चीजों का उपयोग आएगा, कुछ ज्यादा ही नाम आएंगे। सबसे पहले नाम आता है आधार का। आधार सभी को पता है, मैं जानता हूँ सभी जानते होंगे, क्योंकि जो अभी 10th में आए हैं उन्होंने 9th पढ़ी होगी, और जो 10th में पढ़ रहे हैं उन्होंने पढ़ी लिया होगा। आधार क्या होता है, 10 100 1000 या 10 की घात जो भी हो, वो अंक जो होंगे वो सारे के सारे अपने क्या कहलाते हैं आधार कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 108 और 102, 10 के पास है, 100 के पास है, 1000 के पास है, जिसके भी पास होगा वही उसका क्या होगा आधार है, या उसी को हम क्या कहेंगे आधार कहेंगे। जैसे कि 108 और 102 की अगर मैं बात करता हूं तो ये 100 के ज्यादा पास है, या कहूँ 100 बड़े आसानी से बता सकता हूँ, 108 में 100 से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है। तो अगर 8 ज्यादा मैं बोल रहा हूं तो ये हमारा क्या कहलाएगा विचलन कहलाएगा, यानी कि इस आधार से वो कितना ज्यादा या कितना कम है वो हमारा क्या कहलाएगा विचलन कहलाएगा, ठीक है। आधार के बाद एक नाम और आता है उपाधार। आधार बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, 10 100 या 1000 की जो भी संख्या उसके पास होगी वही हमारा क्या होगा आधार होगा। उपाधार अंक क्या है, उपाधार अंक का मतलब ये है कि इस आधार तक पहुंचने के लिए, या फिर कहूं कि इस संख्या को इस आधार से इसके पास लाने के लिए अगर किसी अंक से अपन गुणा करते हैं तो वो उसका उपाधार अंक कहलाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इन दोनों की, अगर आधार अपन इन अंकों के लिए 100 लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं लेता हूं 10, आधार क्या लेता हूं 10 लेता हूं, तो इस 54 तक पहुंचने के लिए कम से कम मेरे को 5 से गुणा अगर मैं और कर दूं, किससे गुणा कर दूं 5 से गुणा और कर दूं, तो ये हो जाएगा 50, जो कि बिल्कुल इसके क्या है पास है।
यानी कि ऐसी संख्या जिसको आधार से गुणा करने पे वो उसके पास पहुंच जाए, तो वो क्या कहलाएगा, अपना उपाधार कहलाएगा। अब देखो, अगर मैं विचलन की बात करता कि 10 से इसका कितना विचलन है, तो मैं विचलन ये बोलूंगा कि 44 का विचलन। अब 44 बहुत बड़ी संख्या हो गई, तो इसको विचलन अपन नहीं कह सकते। अब क्योंकि मैंने क्या किया, 10 को 5 से यानी आधार को 5 से गुणा कर दिया तो 50 आ गया। तो अब इससे देखेंगे कि विचलन कितना है, इससे ये कितना ज्यादा है, 4। तो हमारा जो विचलन है वो कितना कहलाएगा, 4। यानी विचलन जो 44 था वो कितना कहला रहा है, 4। किसकी वजह से, उपाधार अंक की वजह से। तो उपाधार अंक क्या करेगा, अपन को केवल ये देखना है कि आधार से कितना पास अपन जा सकते हैं किसी भी संख्या से गुणा। अब देखो, इसी जगह अगर मैं क्या कर दूं, इसको 6 से गुणा कर दूं। क्या किया मैंने, 6 से। अगर 6 से गुणा किया है तो आधार हो गया 10, 6 क्या कहलाएगा, उपाधार अंक कहलाएगा। अब की बार जो विचलन होगा, अब की बार जो विचलन होगा वो कितना होगा, 6 को अगर मैं 10 से गुणा किया तो 60 हो गया। 60 के कितना कम हो गए, 6 अंक क्या है, कम है, तो माइनस का 6 क्या हो गया, अब की बार विचलन हो गया। यानी विचलन जो है वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि उपाधार अंक जो है वो क्या मान रहे हैं। कुछ भी मान लो, 5 मान लो या 6 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सवाल अपना बहुत आसानी से हो जाएगा। अब देखो सवाल करते हैं, तीनों बातें समझ में आ गई होगी। अब इन तीनों चीजों का उपयोग अपन करके सवाल को करेंगे। पहला सवाल मैं कर रहा हूं 108 गुणा 102। देखो ये अब किसके पास है, 10 के पास है या फिर 100 के पास है, 100 के पास है, सीधी सी बात है। अब जब 100 के पास है तो यानी कि आधार अपना क्या हो गया, 100 हो गया। किसी अंक से मेरे को गुणा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये 100 के ही पास में है, इसलिए अपन को किसकी जरूरत नहीं है, उपाधार की, उपाधार अंक की कोई जरूरत नहीं है। यानी अपन को इसका उपयोग अपन नहीं करेंगे। अब देखो सवाल कैसे करना है, इसको इस तरह से लिख सकता हूं मैं 108 और ये वाली हो गया 102। इसके अंदर अगर मैंने आधार 100 माना है तो विचलन कितना हो गया, 0, 8 का हो गया। इसके अंदर अगर मैंने आधार 100 माना है 102 के अंदर, तो यहाँ पे विचलन कितना हो गया, 0, 2 का विचलन हो गया। विचलन बड़े आसानी से समझ में आ गए। अब ये तो हमारे हैं विचलन और ये हमारी है संख्या, ठीक है। सवाल करने का तरीका ये होता है कि कोई भी एक संख्या, इन दोनों में से कोई भी एक संख्या अपन को लेनी है और उसके अंदर जोड़ना है दूसरी का विचलन। यानी कि मैं अगर सूत्र अगर मैं बनाना चाहूं तो सबसे आएगी पहली संख्या प्लस दूसरी का विचलन, यानी इसका दूसरी का विचलन क्या होगा, 0, 2। ये पूरा एक भाग हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ उपाधार अंक की बात करता तो मेरे को एक उपाधार अंक से और गुणा करना पड़ता, क्योंकि उपाधार अंक नहीं ले रहे तो अभी केवल इतना ही समझ लो कि पहली संख्या प्लस क्या करना है, दूसरी का विचलन। वो प्लस में है तो प्लस में रहेगा, माइनस में है तो वो माइनस में रहेगा। दूसरे भाग में क्या करना है, दूसरे भाग में जो दोनों विचलन है उनको आपस में गुणा करना है। यानी कि मैं गुणा करूंगा 0,8 को 0,2 से गुणा करूंगा। ये क्या सूत्र बन गया, पहली संख्या प्लस दूसरी का विचलन गुणा, दूसरे भाग में क्या आएगा, दोनों विचलनों का गुणनफल। अब देखते हैं आगे क्या होगा। 108 के अंदर अगर मैं 2 जोड़ता हूं तो मेरे पास आएगा 110, ठीक है। और अगर मैं इनको गुणा करूंगा 8 दूने कितने होंगे, 16, या कहूं 0,16 होंगे, ठीक है, क्योंकि 2 0 है तो यहाँ 2 0 लिख दिया। अब एक बात का ध्यान ये रखना है कि जो बाद वाले भाग हैं उसके अंदर अपन को आधार के हिसाब से, किसके हिसाब से, आधार के हिसाब से हमको अंक रखना है। अगर मैंने आधार 100 माना है, 2 0 है तो 2 अंक आएंगे, 5 पीछे वाले में क्या आएंगे, केवल 2 अंक आएंगे। अगर मैंने आधार 10 माना है तो केवल कितना अंक आएगा, 1 अंक आएगा। इस सवाल के अंदर हमने आधार 100 माना है, इसलिए यहाँ पे 2 अंक लेंगे तो 16 तो एज इट इज आ जाएगा और ये 2 0 है वो यहाँ जुड़ जाएंगे। अपन को पता है कि 110 के अंदर अगर डबल 0 जोड़ूंगा तो वही आ जाएगा, इसलिए दूसरा भाग क्या हो जाएगा अपना 110 ही रहेगा। दोनों को एक साथ लिख दो, 1 1 0 1 6, ये हमारा फाइनली क्या है, आंसर है, ठीक है। सवाल में क्या किया अपन ने, पहली संख्या प्लस दूसरी का विचलन और दोनों विचलनों का आपस में गुणनफल, इस तरह से। फिर आधार के हिसाब से हमने अंक रखे और बाकी के अंक क्या हो जाएंगे, इससे आगे वाले भाग में जुड़ जाएंगे। अब देखो अगर हम यहाँ पे उपाधार अंक का उपयोग करते तो मेरे को उपाधार अंक को इस बाद वाले भाग से गुणा करना पड़ता।
जो कि सवाल अगर अपन देखें एक यहाँ पे 54 गुना 56 है, ठीक है। इसके अंदर अपन ने किसी भी उपाधार अंक का उपयोग नहीं किया था, यानी कि ये केवल आधार पे बेस थी, आधार के ऊपर ही क्या थी, बेस थी निकिला विधि। लेकिन अब देखेंगे हम उपाधार अंक वाले, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं आधार 100 लेता हूँ इन संख्याओं के लिए, किसके लिए, 54 गुना अगर 56 करूं और इसके लिए मैं आधार 100 लूं, तो मेरा जो विचलन है ना, विचलन बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, आधार यहाँ लूंगा 10, ये क्या है हमारा आधार है। आधार अगर मैंने 10 लिया है तो आप देख सकते हो कि 54 से थोड़ा दूर है ज्यादा, तो उपाधार अंक की मेरे को जरूरत पड़ेगी, और उपाधार जो अंक है, उपाधार अंक वो क्या होगा, 5 होगा। उपाधार अंक कितना होगा, 5, क्योंकि 5 को अगर 10 से गुणा करूंगा तो 50 हो जाएगा, जिससे विचलन क्या होगा, बहुत छोटा हो गया। विचलन की अगर मैं बात करूं तो यही आ गया 54 और यहाँ आ जाएगा 56, इसका विचलन कितना होगा 4, और इसका विचलन जो है वो कितना होगा 6, ठीक है। प्लस के दोनों विचलन, तो प्लस में आ गया। अब सूत्र यही होगा, फर्क केवल इतना होगा कि इस वाले भाग में मेरे को किससे गुणा करना पड़ेगा, उपाधार अंक से एक बार गुणा करना पड़ेगा। तो देखो पहले यहाँ पे अपन ने क्या किया था, पहली संख्या गुणा दूसरी का विचलन, यहाँ पे भी वही करते हैं। पहली संख्या क्या है 54 प्लस दूसरे का विचलन कितना है 6, ये हो गया, ठीक है। आगे अपन को यहाँ पे क्या किया था, दोनों विचलनों का गुणनफल किया था, तो यहाँ दोनों विचलन क्या है 4 गुणा 6, ठीक है। यहाँ पे देखो 0.8 को 0.2 से गुणा करने पे क्या आया था 0.16 आए थे। यहाँ पे अगर मैं विचलनों को गुणा करूं तो कितना आएगा 24, ये आ गए 24, ठीक है। इस भाग के अंदर 54 के अंदर, अच्छा अभी उपाधार अंक को गुणा नहीं किया ना अपन ने, तो उपाधार अंक कितना था 5 था, तो यहाँ 5 से गुणा और होगा। अब देखो 54 को 6 से प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे 60, 60 गुणा होगा किससे 5 से, कितना आ गया 300, और यहाँ पे आ जाएगा 24। जैसा कि मैंने यहाँ कहा था कि जितने आधार के अंक हो गए उतने आधार के अंक हमको पीछे छोड़ने, यहाँ पे आधार मैंने 10 माना है, इसका मतलब यहाँ आधार का अंक कितना छोड़ना है, केवल 1 छोड़ना है, यानी कि यहाँ 4 आएगा और ये जो 2 है वो अगले अंक में जुड़ जाएगा, यानी 300 में जुड़ जाएगा, यानी कि ये वाला हो जाएगा 302। तो हमारा आंसर होगा 3024। किस किस को गुणा किया अपन ने, 54 गुणा 56 को गुणा करने पे। विधि के अंदर कुछ नहीं है, केवल यहाँ पे अपन ने उपाधार अंक और जो पढ़ी, तो उपाधार अंक क्या होता है, इस बाद वाले भाग से गुणा होता है। 3 संख्याओं को गुणा में भी अपन देखेंगे ऐसे ही, उपाधार अंक और आधार विधि। अब देखो इसी के द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, वर्ग भी ज्ञात है, वर्ग। तो निखिल विधि से मैं वर्ग कर रहा हूं, यानी इसी को अपन क्या लिख सकते हैं 43 गुणा 43, वही गुणा हो गया, विधि वही है, ठीक है। अब इसको अपन कैसे लिख रहे थे, ऊपर नीचे लिख रहे थे। इसके अंदर विचलन देखें तो विचलन से पहले क्या देखेंगे, आधार। आधार यहाँ कितना मानेंगे 10, क्योंकि 10 के ज्यादा पास है। उपाधार अंक यहाँ जरूरत पड़ेगी, उपाधार अंक कितना होगा 4, क्योंकि 4 तो 10 से गुणा करते 40 इसके पास पहुंच जाता है। अब यहाँ विचलन कितना होगा +3 का, यहाँ विचलन कितना होगा +3, 3 विचलन आ गया। अब फॉर्मूला यूज करते हैं, पहली संख्या 43, ठीक है, प्लस दूसरी का विचलन कह लो या इसी का विचलन कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। तो दूसरे का विचलन क्या कर दिया मैंने, इसके अंदर जोड़ दिया। अब क्या करना है, अगले भाग के अंदर दोनों विचलनों का गुणनफल 3 गुणा 3 हो गया। यहाँ पे एक काम क्या करते हैं, उपाधार अंक से वो गुणा करना पड़ता है। उपाधार अंक कितना था 4, इसको अपन ने 4 से गुणा कर दिया। 43 को अगर 3 में जोड़े तो ये हो गए 46, और ये गुणा होगा अपने 4 से, ये कितने हो गए 3 या 9। 46 को अगर 4 से गुणा करते हैं तो 4 × 24 का 4 हासिल 2, 4 × 16 7 18, ये आ गया अपने। मैंने ये कहा था कि लास्ट में उतने अंक छोड़ने हैं जितने आधार अपन ने माना है। आधार 10 माना है, एक अंक पहले से, कोई फेरबदल नहीं करना। यानी इसका आंसर हो गया 1849, ये इसका क्या है आंसर है। यानी वर्ग भी अपन आराम से इसी विधि से कर सकते हैं, वो चाहे उपाधार अंक वाला हो या आधार वाला हो केवल, ठीक है। अब देखते हैं अगली विधि, चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो निखिलम विधि से अपन ने 2 अंकों का गुणनफल कर लिया, अब 3 अंकों का करते हैं, सॉरी 3 संख्याओं का करते हैं। तो 3 संख्याओं को गुणा करने के लिए मैं पहली संख्या ले रहा हूँ 13 गुणा 12 गुणा 16। इजी है, क्योंकि इसके अंदर पहले उपाधार अंक की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए पहले ये बता रहा हूँ।
तो इसके लिए आधार जो होगा वो आधार हमारा कितना होगा, आधार तो होगा 10। ठीक है, पहली संख्या क्या लिखेंगे 13, फिर 12, फिर 16। आगे देखें इनका विचलन कितना है, तो इसका विचलन तो हो गया 3, इसका विचलन हो गया 2, इसका विचलन 16 है, तो इसका हो गया 6। देखो विधि लगभग वैसी ही है, या फिर कहें सवाल बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा चेंजेस होगा, वो देखते हैं कैसे होगा। इसके अंदर 3 भाग होंगे, वहां 2 थे, यहाँ 3 होंगे। तरीका वही है, पहली संख्या 2 के विचलन जोड़ने हैं। पहली संख्या अगर मैं लिखता हूँ 13, तो इसके अंदर 2 विचलन यानी 2 जो संख्याएं बाकी बची उनको आपस में जोड़ना है। तो 13 के अंदर कौन जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा प्लस 6 जुड़ेगा। इसको अपन ने क्या कर दिया, जोड़ दिया। बीच वाले पार्ट के अंदर अपन को कुछ देखो किस तरह से करना है। पहले 2 विचलनों का गुणनफल प्लस लास्ट वाले 2 विचलनों का गुणनफल प्लस शुरू और लास्ट वाले विचलन का गुणनफल, यानी कि 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 6, 2 गुणा 6 प्लस 3 गुणा 6, 3 गुणा 6। कुल मिला के बात ये विचलन जो है उनको 2-2 के जोड़े में गुणा करने हैं। ठीक है, लास्ट वाला जो भाग होगा उस भाग के अंदर अपन को क्या करना है, तीनों जो विचलन है उनको आपस में गुणा कर देना, जैसा कि पहले वाले सवाल में कर रहे थे। यानी 3 गुणा 2 गुणा 6, सॉरी गुणा का चिन्ह लगाया, 3 गुणा 2 गुणा 6। तो इस तरह से सवाल समझ में आ गया। एक बार वापस देख लेते हैं। पहली संख्या प्लस दूसरी का दोनों दूसरी संख्याओं के विचलन। दूसरे भाग में क्या करना है, जो विचलन है उनको आपस में 2-2 बार गुणा करना है, यानी 3 गुणा 2 हो गया, 2 गुणा 6 हो गया, 6 गुणा 3 हो गया। और लास्ट वाले भाग में तीनों को एक साथ गुणा कर देना है। अब क्या करना है, इनको जोड़ दो। यहाँ 13 और 6 जोड़ेंगे अपन तो 19 और 2 कितने हो गए, 21 हो गए। अच्छा ऊपर से कर रहा हूं, कोई बात नहीं, चलो ना। और यहाँ अगर मैं इनको जोड़ू तो ये हो गया कितना, 3 दूने 6 प्लस 6 दूने 12 प्लस 18। अगले वाले भाग में अगर गुणा करें 6 दूने 12 और 12 3 36। इसको और ऊपर लिख लेता हूं 21। दूसरे भाग में ये इनको जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 18 12 30 और 6 36। इससे अगले वाले भाग में कितना आ गया, 36। ठीक है, ये अपना सवाल है, इसको इसलिए मिटा रहा हूं। अब बड़े जी से सारे चीज हो गए। आधार अपन ने कितना लिया, 10 लिया है, यानी कि केवल एक एक अंक रखना है। कब, पीछे वाले अंकों में। यानी कि ये आ गया यहाँ पे, पहला अंक आ गया 6। अगला अंक क्या होगा, अगले अंक के अंदर जुड़ जाएगा। 3 को अगर 6 में जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 9 आ गया। अब ये अंक यहाँ पे भी 2 थे, तो ये 3 कहाँ जाएगा फिर अगले अंक के पास, यानी 3 जो है वो 1 के पास चला जाएगा, कितने हो जाएंगे 4 और 2 आ जाएगा अपने। ऐसे कैसे 24 96 क्या है अपना, इन तीनों का गुणनफल है। अगर देखो यहाँ पे अपन को जरूरत पड़ती किसकी, उपाधार की। उपाधार अंक मान लिया अपन ने x है, तो अपन को क्या करना पड़ता है, इस पहले बीच वाले भाग के अंदर तो x से गुणा करना पड़ता, और जो दूसरा वाला भाग है इसके अंदर x² यानी कि उपाधार अंक के वर्ग से गुणा करना पड़ता। बस केवल इतना ही करना है, अगर क्या हो हमारे पास उपाधार अंक हो तो। अब देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल के अंदर मैं बता रहा था 3 संख्याओं का गुणा, तो इसके लिए देखो अपन घन कर लेते हैं कि घन के अंदर भी अपन को क्या करना पड़ता है, समान संख्याओं को 3 बार गुणा करना पड़ता है। यानी कि घन के लिए अपन 3 बार क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे कि अपन मान लें 12 का, चलो 23 का कर लेते हैं। तो 23 का अगर मेरे को क्यूब करना है तो वही मेरे को क्या करना पड़ेगा, 23 को 3 बार आपस में गुणा करना पड़ेगा। 23 हो गया। ठीक है, इसको कैसे लिख रहे थे अपन, संख्याओं को आपस में ऊपर नीचे, यहाँ पे बगल में उसका विचलन 3 3 3। विचलन 3 क्यों लिया, क्योंकि मैं यहाँ पे आधार तो क्या मानूंगा, आधार तो अपन यहाँ मानेंगे 10, और उपाधार अंक की जरूरत पड़ेगी अपन को। तो उपाधार जो अंक है, उपाधार अंक कितना आएगा, 2। कितना हो गया, 2 गुणा 10 का है तो 20 हो गया, जो कि इसके पास है, तब विचलन 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सवाल के लिए मैंने क्या बताया था, पहली संख्या प्लस क्या, दूसरी और तीसरी का विचलन, यहाँ दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी 3 + 3 दोनों को जोड़ना पड़ेगा। दूसरे भाग के अंदर क्या कर रहे थे अपन, विचलनों को 2-2 के जोड़े से गुणा कर रहे थे, यानी पहले शुरू वाले 2 को गुणा करना है, फिर लास्ट वाले 2 को, फिर शुरू और लास्ट को, यानी 3 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 3। अगले भाग के अंदर अपन को क्या करना है, तीनों को एक साथ गुणा करना था।
यानी 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इनको अगर हल करते हैं, अच्छा एक चीज और, उपाधारक है तो उपाधारक का उपयोग करना पड़ेगा। मैंने बताया था कि बीच वाली संख्या के अंदर उपाधारक को एक बार गुणा करते हैं और जो बाद वाली संख्या है उसके अंदर उपाधारक का क्या करते हैं, वर्ग को गुणा करते हैं, यानी 2 का स्क्वायर को यहाँ गुणा करना पड़ेगा। अब पीछे से स्टार्ट करते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया कितने हो गए 27। ठीक है, ब्रैकेट को अगर हल करें तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, तो 9 9 9 दूनी 18 9 तिया 27, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 27। ये किससे गुणा होगा, 2 से। इस वाले भाग के अंदर देखते हैं 23 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो गया 29, 29 आ गया। और ये गुणा किससे होगा, 2 के स्क्वायर से, उपाधारक के वर्ग से, यानी ये गुणा होगा 4 से। अब इसको और कर लेते हैं, यहाँ आ गया 27, यहाँ पे कितना आएगा 27 को डबल करना है, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 और 1 5, 54 हो गया। 29 गुणा 4 करना है, देखो यहाँ पे 29 गुणा 4, 29 का पहाड़ा बोल लो या फिर कर लेते हैं इसको 30 मान के कर लो। 30 को अगर 4 से गुणा करते हैं तो 120 होता है, 120 में से कितने घटा दे 4, यानी कि 116। तुम 29 को 4 से भी गुणा कर सकते हो, क्या फर्क पड़ता है। अब देखो आधार अपन ने 10 माना है, इसलिए केवल क्या करना है, एक एक अंक ही अपन को यहाँ छोड़ना है, यानी कि यहाँ से केवल कितना आएगा 7, 2 कहाँ जुड़ जाएगा 4 के अंदर, 4 के अंदर अगर 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस 5 का क्या करना है, आगे की तरफ भेज देना है। 6 और 5 कितने होते हैं 11, 11 का एक हासिल कहाँ लगेगी, इसके ऊपर 1 लग जाएगी, 2 और ये 1 हो गया। सभी को एक साथ लिख दो, 1 2 1 6 7 हो गया। ये हमारा क्या है 23 का घन। इसको करने का एक और तरीका बताया था कि मैंने, देखो एक और तरीका क्या है, 27 लिखो, एक अंक छोड़ दो उसके ऊपर दूसरी संख्या लिख दो, फिर एक अंक छोड़ दो उसके ऊपर एक अंक छोड़ दो ऊपर वाली संख्या लिख दो, 1 1 6। अब जोड़ दो, ये 7 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 5 6 11 का एक हासिल 1 लगेगी, 2 1, आंसर यही आ गया। दोनों तरीके से, चाहे से इसको करो चाहे उससे करो, सवाल अपना हो जाएगा।